उसी लम्हे 3 और आदमी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने भी काश्तकारों की तरह मोटे कपड़े के लंबे लंबे चौके पहन रखे थे। वो हम दोनों से हाथ मिलाकर हमारे करीब बैठ गए। वो दोनों गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। ये शिमरोज है, कमांडर मुहिबुल्लाह ने उनसे मेरा तारुफ कराया। इसका नाम तो तुम लोगों के लिए अजनबी नहीं है, ये भी इस मिशन में हमारे साथ होगा। मकबूल और हुसैन, उसने बारी बारी दो नौजवानों की तरफ देखा। तुम दोनों खाना खाकर शिमरोज के साथ गुलमर्ग की तरफ रवाना हो जाओ, लेकिन तुम लोगों को गुलमर्ग नहीं जाना। विशालपुर बस्ती में हमारा इंतजार करो, हम रात के पिछले पहर वहां पहुंच जाएंगे। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ऐसी कोई तवक्को तो नहीं है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ महसूस हो तो गुलमर्ग के ऊपर से होते हुए फिरोजपुर पहुंचने की कोशिश करना। समझ गया कमांडर, मकबूल नामी नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। और मूसा तुम? कमांडर मुहिबुल्लाह ने तीसरे नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी खाना खा कर रहमान को साथ लेकर अब्दुल गनी लोन की तरफ रवाना हो जाओ। तुम्हें मालूम है कि अब्दुल गनी लोन से कहाँ मुलाकात होगी? जानता हूँ कमांडर, मूसा ने भी गर्दन हिला दी। मैं थोड़ी देर बाद उठकर बाहर आ गया। शाम का धुंधलका सा फैलने लगा। मकान से तकरीबन 20 गज आगे शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी। मैं नदी के किनारे पर बैठ गया और जूते उतार कर पैर पानी में डाल दिए और झुक कर मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा। मकान के साथ दाईं तरफ एक साहिबान सा बना हुआ था और शायद वहाँ बावर्ची खाना था। चावल उबाले जा रहे थे। उस वक्त बड़ी इश्तिहार आमेज खुशबू आ रही थी। मैं काफी देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। सब्जेदार तारीकी की वजह से मच्छर मुझे माल गनीमत समझकर नोच रहे थे। मैं उठकर अंदर आ गया, जहाँ अब क्रोसन लैंप रोशन कर दिया गया था। वो तीनों नौजवान अब भी कमांडर के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी खामोशी से बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। 8 बजे के करीब गफूर ने हमारे सामने दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। उबले हुए चावल और मसूर की पतली सी दाल थी, लेकिन ये दाल चावल खाकर बड़ा मजा आया। खाने के बाद चाय भी पी गई और फिर इसके थोड़ी देर बाद मकबूल और हुसैन रवानगी की तैयारी करने लगे। मुहिबुल्लाह ने बड़ी गर्मजोशी से हमें रुख्सत किया था। हम तीनों खेतों में एक पगडंडी पर चल पड़े। मकबूल आगे था, मैं बीच में और हसन पीछे। उन दोनों ने ढीले चौकों के नीचे भी ऑटोमेटिक राइफलें छुपा रखी थी। बारामूला से गुलमर्ग का फासला 20-22 मील के लगभग रहा था और मैं समझ रहा था कि शायद ये फासला हमें पैदल ही तय करना होगा, लेकिन तकरीबन 200 गज के फासला तय करने के बाद हम रुक गए। सामने एक जगह लालटेन की मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। वो बहुत बड़ा छप्पर था जिसके नीचे भेड़ों और बकरियों का एक बहुत बड़ा बाड़ा था और एक तरफ चंद खच्चर भी बंधे हुए थे। लालटेन जमीन पर गड़ी हुई लकड़ी की बल्ली पर एक घुंटी पर लटकाई हुई थी। हम जैसे ही वहां पहुंचे, एक आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। ये वही आदमी था जिसे मैंने शुरू में गफूर के साथ देखा था। हमारी आवाजें सुनकर भेड़ें और बकरियां भी मिनमिनाने लगी थी और फिर एक खच्चर भी हिनना उठा। उसने शायद भेड़ों और बकरियों को इस तरह शोर मचाने पर सरजनिश की थी और हैरत अंगेज तौर पर भेड़ें और बकरियां खामोश हो गई। खच्चर तैयार हैं, तुम लोग रवाना हो जाओ। उस शख्स ने मकबूल की तरफ देखते हुए कहा। वहाँ कई खच्चर थे। उस शख्स ने तीनों खच्चरों की रस्सियां खोलकर हमारे हवाले कर दी। यही रस्सियां लगाम का भी काम कर रही थी। मेरा ख्याल था कि खच्चरों पर पूरी जीनें कसी हुई होंगी, मगर हर खच्चर की पीठ पर पुराने कंबल का एक एक टुकड़ा पड़ा हुआ था और दोनों तरफ रकाबें लटकाई गई थी। मुझे तो खच्चर की नंगी पीठ पर भी सफर करने का तजुर्बा था। मैं उछलकर अपने खच्चर पर सवार हो गया और लगाम थाम ली। हमारी फॉर्मेशन वही थी, यानी आगे मकबूल, उसके पीछे मैं और आखिर में हसन। खच्चर खासे सेहतमंद थे। शुरू में तो रफ्तार कुछ कम रही, फिर मकबूल ने खच्चर दौड़ाना शुरू कर दिया। इन इलाकों में जहां दिन के वक्त कदम कदम पर भारतीय फौजियों की किसी न किसी गश्ती पार्टी से आमना सामना हो जाता था, मुजाहिदीन के लिए रात के वक्त सफर करना ज्यादा महफूज था। भारतीय फौजी रात के वक्त अपनी छावनियों और कैंपों से बाहर निकलने की हिमाकत नहीं करते थे, जबकि मुजाहिदीन बिला खौफ व खतर अपनी नकलो हरकत जारी रखते थे। भारतीय फौजी कैंपों पर उनकी छापामार कार्रवाइयां भी रात को ही होती थी। वो भारतीय फौजियों पर मौत बरसा कर रात की तारीकी में पहाड़ों में रूपोश हो जाते। बाज मकामात ऐसे थे जहां भारतीय फौजियों ने चौकियां कायम कर रखी थी, लेकिन ये चौकियां आबादियों के करीब आम गुजरगाहों पर थी, जबकि हम पहाड़ियों में ऐसे तंग रास्तों पर सफर कर रहे थे जहां किसी फौजी पार्टी से आमना सामना होने का अंदेशा नहीं था। रास्ता अगरचा खासा कठिन था, लेकिन हमारी रफ्तार भी खासी तेज थी। इस तरह हम 11:30 बजे के करीब विशालपुर पहुंच गए। विशालपुर गुलमर्ग से तकरीबन 5 मील दूर 30-40 घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। पहाड़ के दौरान में आबादी, इस बस्ती की अतराफ में घना जंगल था। एक तरफ की जमीन काश्त के काबिल थी, जहाँ मौसम के मुताबिक फसलें उगाई जाती थी। मुख्तसर सी खेती बाड़ी के अलावा जंगल की कटाई का सिलसिला भी जारी था। असल कमाई तो उन्हीं लोगों की थी जो जंगल की कटाई का ठेका
ले लेते थे। मकामी लोग तो बेचारे दिन रात मेहनत करके बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खाते थे। बस्ती के बाहर दूर तक कटे हुए दरख्तों का अंबार लगा हुआ था। 2-3 देवकामत आरा मशीनें थीं जिन पर सुबह से शाम तक काम होता था, लेकिन उस वक्त हर तरफ सन्नाटा था। बस्ती में दाखिल होते हुए भी मकबूल का खच्चर आगे था और बिलाखिर वो एक मकान के दरवाजे पर रुक गया। हल्की सी दस्तक के जवाब में दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो एक अधेड़ उम्र औरत थी जिसने हाथ में लालटेन उठा रखी थी। हम खच्चरों से उतर आए थे। उस औरत ने लालटेन की रोशनी में हमारे चेहरे देखे। मकबूल और हसन को तो शायद पहचान गई थी, लेकिन मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। परेशान ना हो मासी, ये हमारा ही साथी है, मकबूल ने उसकी उलझन को ताड़ते हुए बताया। औरत ने अंदर की तरफ देखकर हल्की आवाज से किसी को पुकारा। फौरन ही एक आदमी दरवाजे पर पहुंच गया। वो भी उसी की तरह अधेड़ उम्र था। नूर मोहम्मद। औरत उस शख्स को मुखातिब करते हुए बोली, हसन और तीनों खच्चरों को अहमद भाई की तरफ ले जाओ और तुम दोनों अंदर आ जाओ। आखिरी अल्फाज उसने मुझे और मकबूल को मुखातिब करते हुए कहे थे। नूर मोहम्मद तीनों खच्चरों और हसन को लेकर गली में आगे चला गया। मैं और मकबूल मकान में दाखिल हो गए। उस औरत ने दरवाजा बंद कर दिया और हमें इशारा करते हुए सहन में एक तरफ चलने लगी। सहन खासा वसीउल अरीज था। सामने 2 कमरे थे। एक कमरा बाईं तरफ था। एल शक्ल के बने हुए इन कमरों के सामने शादा बरामदा भी था। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरी नज़र अंदर की तरफ उठ गई। सामने ही फर्श पर एक नौजवान और खूबसूरत लड़की बैठी मिट्टी के तेल की लैंप की रोशनी में कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। मैं रुके बगैर दरवाजे के सामने से गुजरता हुआ 7 वाले कमरे में दाखिल हो गया। वो अधेड़ उम्र औरत भी हमारे साथ ही कमरे में दाखिल हो गई थी। उसने लालटेन कमरे के एक कोने में रख दी। तुम लोग खाना खाओगे या चाय पियोगे? उसने पूछा। ना खाना खाएंगे ना चाय पियेंगे, मकबूल ने जवाब दिया। बहुत थके हुए हैं मासी, इस वक्त तो सो जाना चाहते हैं। औरत वापस चली गई। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। फर्श के आधे हिस्से पर दरी बिछी हुई थी और आधे हिस्से पर चटाई थी। दरी पर एक बिस्तर भी बिछा हुआ था और 2 कंबल पड़े हुए थे। साथ ही मैले से तकिए भी रखे हुए थे। दीवार पर लगी हुई खूंटियों पर चंद कपड़े टंगे हुए थे जिनमें 2 जनाना जोड़े भी थे। बिस्तर को देखकर अंदाजा होता था कि अहले खाना को हमारी आमद की इत्तला पहले से ही दी गई थी और हमारे लिए सोने का बंदोबस्त कर रखा था। मैंने अपने कंधे पर लटकी हुई SMG दीवार के साथ खड़ी कर दी। जूते उतार कर एक तरफ डाल दिए और बिस्तर पर ढेर हो गया। खच्चर पर तकरीबन 4 घंटों के सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। मैं लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह जब आंख खुली तो खुले हुए दरवाजे के बाहर आंगन में धूप फैली हुई थी। मकबूल कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। मेरी SMG भी गायब थी और मकबूल की राइफल भी नजर नहीं आ रही थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और फिर बाहर से मकबूल की आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मकबूल उस अधेड़ उम्र औरत से बातें कर रहा था। औरत ने मेरी तरफ देखा और फिर सहन के बाहर वाले दरवाजे की तरफ चली गई। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ मकबूल के करीब पहुंच गया। मकबूल, हमारी राइफलें गायब है। मैंने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। परेशान मत हो, राइफलें महफूज है, मकबूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिन में भारतीय फौजियों की कोई न कोई पार्टी इस तरफ आ जाती है और वो लोग असली की तलाश में घरों की तलाशी भी ले लेते हैं। हमारी राइफलें भी छुपा दी गई हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार हो रहा है। मकबूल कमरे में चला गया और मैं सहन में उस तरफ चला गया जहाँ पानी का ड्रम रखा हुआ था। करीब ही पानी से भरी हुई एक बाल्टी और प्लास्टिक का लोटा भी रखा हुआ था। मैंने नल की टूटी खोल दी और मुंह हाथ धोने लगा। मैंने वहीं खड़े खड़े कमीज के दामन ही से मुंह साफ किया और जैसे ही मुड़ा मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। सांस की रफ्तार तेज हो गई और दिल कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो लड़की हमारे कमरे से निकल रही थी। ये वही लड़की थी जिसे रात को मैंने लैंप की रोशनी में कढ़ाई करते हुए देखा था। रात को तो दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उस पर सिर्फ एक नजर डाली थी और अब वो तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। लंबा कद, संडोल जिस्म, गुलाब जैसी रंगत, गजल जैसी मोटी मोटी सियाह आंखें जिनमें सितारों जैसी चमक थी। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट थी। उसने काले रंग का टखनों तक लंबा कुर्ता पहन रखा था। वी शेप के गले पर सफेद और पीले धागे की कढ़ाई थी। उसकी उम्र 18 साल के लगभग रही होगी। स्याह बालों की 2 चोटियां थी और दोनों चोटियां सीने पर झुकी हुई थी। मैंने खाना रख दिया है, मकबूल भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कानों में चांदी की नन्ही नन्ही सी घंटियां गुनगुना उठी। मैंने चौंक कर एक बार फिर उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में आ गया। वो अंगूरी थी, खादिम हुसैन की बेटी, जो 3 साल पहले बडगाम के करीब भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गया था।
अंगूरी की माँ आयशा ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था। होना तो ये चाहिए था कि शौहर की शहादत के बाद आयशा अपनी जवान बेटी को लेकर कहीं दुबकी रहती और खामोशी से जिंदगी बिता देती, मगर वो कश्मीर की बेटी थी। वतन की आज़ादी के लगन ने उसे भी तड़पा रखा था। वो दुश्मन के खिलाफ राइफल नहीं उठा सकती थी, मगर मुजाहिदीन का साथ भरपूर अंदाज में दे रही थी। खादिम हुसैन जब जिंदा था तो ठेकेदार के पास काम किया करता था। वो शाम तक आरा मशीन पर कटे हुए दरख्तों के तनों को काट छांट कर के बड़े बड़े शहतीरों में ढालता रहता था। ये शहतीर ट्रकों में लाद कर श्रीनगर भेज दिए जाते थे, जहां से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को रवाना कर दिए जाते थे। खादिम हुसैन की शहादत के बाद आमदनी का ये जरिया ख़त्म हो गया। आयशा और अंगूरी कशीदाकारी का काम करने लगे, जिससे उनका गुजारा होता है। वादी कश्मीर को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से तो नवाजा भी है, यहाँ के बासियों को भी ऐसी सलाहियत से मालामाल किया है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अफसोस की बात तो ये है कि ये गयार उनकी सलाहियतों और हुनरमंदी से तो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और वो खुद फाका कशी का शिकार है। कालीन और शालें इस नफासत से तैयार की जाती हैं कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है। कालीन और शालों की तैयारी घरेलू सनत की हैसियत रखती है। ये काम फैक्ट्री में नहीं, छोटी छोटी बस्तियों के घरों में होता है। जख्मी भेड़ों की ऊन से दुनिया की बेहतरीन शाल तैयार होती है, जो शातोश कहलाती है। ये शाल बहुत महंगी होती है और इस कदर नफीस और बारीक होती है कि अंगूठी में से गुजारी जा सकती है, और अखरोट की लकड़ी से इस कदर खूबसूरत और नाजुक नक्श फर्नीचर तैयार होता है जिसकी दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। हुनरमंदी में कश्मीरी खवातीन भी मर्द से पीछे नहीं है। ये काम ज्यादातर घरों में खवातीन ने संभाल रखा है। कपड़े पर कश्मीरी कशीदाकारी की मांग तो पूरी दुनिया में है। कारोबारी लोग वादी की छोटी छोटी बस्तियों में खवातीन से ये काम करवाते हैं। खुद तो वो लाखों कमाते हैं, लेकिन इन खवातीन को मुआवजा बराए नाम ही दिया जाता है। मैं और मकबूल देर तक कमरे में लेटे बातें करते रहे, फिर उठकर बाहर आ गए। मासी आयशा उस वक्त बाहर से आई थी। उसने बगल में एक पोटली दबा रखी थी। खाना खा लिया बेटा? उसने हमारे करीब आकर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ मासी, मकबूल ने जवाब दिया। मैं जरा अब्दुल हक से मिलने जा रहा हूँ, 2-2.5 घंटों तक वापस आ जाऊंगा। वो आरे पर ही होगा ना? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही उसे उस तरफ जाते हुए देखा है, मासी ने जवाब दिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, और बेटा तुम उधर पिछली तरफ चले जाओ, वहाँ दरख्त का साया भी है, लेकिन अगर तुम कमरे में आराम करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मैं कमरों के ऊपर से घूमकर पहलू की तरफ आ गया। दाईं तरफ तकरीबन 8 फुट ऊंची कच्ची बाउंड्री वॉल थी। इस तरफ यहाँ एक गलियारा सा बन गया था। इस गलियारे से गुजर कर मैं जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचा, ठिठक कर रुक गया। सामने ही अखरोट के बहुत बड़े दरख्त के घनेरे साये में बिछी हुई लकड़ी के तख्त पर बैठी हुई अंगूरी किसी कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। उसे देखते ही सीने में मेरा दिल मचल उठा और धड़कन बेकाबू हो गई। अंगूरी ने मुझे नहीं देखा था। वो सर झुकाए सुई से कपड़े पर टांके भर रही थी और फिर शायद सुई में धागा खत्म हो गया था। इस वक्त उसने जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया, मुझे सामने देखकर उसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई और उसी वक्त अकब में मुझे मासी आयशा की आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बैठ जाओ वहाँ जाकर, दूसरा तख्ता खाली पड़ा है। मैं तस्वुरात की दुनिया से बाहर आ गया और मासी आयशा के साथ ही आगे बढ़ गया। दूसरे तख्ते पर बैठते ही मासी आयशा ने वो पोटली खोल ली जो बाहर से लेकर आई थी। उसमें बिन सिले जनाना कपड़े और रंग बिरंगे रेशमी धागों के लच्छे थे। इन कपड़ों पर डिजाइन भी ट्रेस किए हुए थे। मासी आयशा कपड़े के साथ धागों के लच्छे भी अलग अलग कर रही थी और इसके साथ ही अंगूरी से बातें भी करती जा रही थी, और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, शिमरोज बेटा, तुम्हें पहली बार देखा है, अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? ये पूरी वादी मेरा घर है मासी, मैंने जवाब दिया। वैसे मेरी पैदाइश सोपुर में है, वहाँ पला बड़ा और मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मेरे वालिद रसूल बख्श कस्बे के मस्जिद के पेश इमाम थे। हमारी थोड़ी बहुत ज़मीनें भी थी, लेकिन एक रोज़ मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर कस्बे पर भारतीय फौजी दस्ते के हमले और उनकी कत्लो गारत के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था कि मैं भी इस झड़प में शदीद जख्मी हो गया था। भारतीय फौजियों ने मुझे मुर्दा समझकर फेंक दिया। होश आया तो अपने करीब कस्बे की 2 लड़कियों की लाशें देखी। मैं एक बार फिर खामोश हो गया। इस मर्तबा खामोशी का वक्फा कदरे तवील था। वो दोनों माँ बेटी अफसुर्दा सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं बात जारी रखते हुए कह रहा था। इत्तफाक से कमांडर मुहिबुल्लाह अपने आदमियों के साथ उस तरफ निकल आया और मुझे उठा लाया। मैं शायद मर ही चुका होता, मगर डॉक्टर मरियम ने मुझे नई जिंदगी दे दी। अगर वो ना होती तो मरियम तो फरिश्ता है बेटे, मासी आयशा ने कहा। उसने तो अपने आप को मुजाहिदीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। जहाँ उसकी ज़रूरत होती है पहुँच जाती है। घर का ऐश व आराम छोड़कर उसने पहाड़ों में ख़तरनाक ज़िंदगी अपनाई है, बल्कि यूँ कहो उसने भी मुजाहिदीन की तरह अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रखी है। बड़ी दिलेर लड़की है
حوصلے اور جذبے کی بات ہے ماسی، میں نے کہا، اور انشاءاللہ یہ جذبہ ہی ہمیں آزادی کی منزل تک لے جائے گا، انشاءاللہ۔ انگوری کی آواز سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر شرمائی نہیں، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بھی واضح ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ ایسی چمک تو میں نے ان مجاہدین کی آنکھوں میں دیکھی تھی جو مادر وطن کی آزادی کے لیے بھارتی درندوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ میں نے اور ماسی عائشہ نے بھی بیک وقت انشاءاللہ کہا تھا۔ ارے بیٹی جاؤ، چائے تو بنا لاؤ، بڑا جی چاہ رہا ہے، ماسی عائشہ نے انگوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انگوری نے سوئی، دھاگا اور کپڑا سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور تختے سے اتر کر میری طرف دیکھتے ہوئے گلیانے میں چلی گئی۔ ماسی عائشہ اپنے کام کرتے ہوئے مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے بھرپور انداز میں میرے قصبے کی تباہی اور میرے گھر والوں کی شہادت پر اظہار ہمدردی کیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد انگوری گلیارے کی طرف سے نمودار ہوئی۔ اس نے پلاسٹک کے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں شیشے کے 2 چھوٹے گلاس قہوے سے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ میں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کی نظریں جھک گئی۔ اس نے ایک گلاس میرے قریب تختے پر رکھ دیا اور دوسرا ماں کی طرف بڑھا دیا۔ تو اپنے لیے چائے بنا کر نہیں لائی؟ ماسی عائشہ نے کہا۔ نہیں ماں، میرا دل نہیں چاہ رہا، انگوری کہتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور سوئی دھاگا سنبھال کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چائے پیتے ہوئے بھی میں بار بار انگوری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے، کپڑا اس کے گھٹنے پر پھیلا ہوا تھا، بڑی نفیس اور عمدہ کڑھائی ہو رہی تھی۔ ابھی میری چائے ختم نہیں ہوئی تھی کہ مقبول بھی آ گیا۔ وہ بھی میرے قریب تخت پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے مقبول بھائی؟ انگوری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتی ہو چائے سے تو انکار نہیں کر سکتے، مقبول نے جواب دیا۔ انگوری مسکراتے ہوئے اٹھ کر گلیارے کی طرف چلی گئی۔ پیغام آیا ہے، مقبول نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم 5 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے، کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے روانگی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تیاری؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سمجھ جاؤ گے، مقبول مسکرایا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ انگوری مقبول کے لیے قہوہ لے آئی۔ وہ دونوں جس طرح آپس میں بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مقبول اکثر یہاں آتا رہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 3-4 لڑکیاں پوٹلیاں اٹھا کر پچھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ یہ گاؤں کی لڑکیاں تھیں جو یہاں بیٹھ کر کڑھائی کیا کرتی تھی۔ میں اور مقبول اٹھ کر کمرے میں آ گئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ہم سو گئے، لیکن ڈھول کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت 4:30 بج رہے تھے۔ مقبول دروازے پر کھڑا تھا۔ اس وقت انگوری ہمارے لیے قہوہ لے آئی۔ میں نے کمرے سے باہر آ کر ڈرم سے منہ ہاتھ دھویا اور پھر کمرے میں آ گیا۔ چائے پیتے ہوئے مقبول بتا رہا تھا کہ بستی والے روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ چند منٹ بعد جب ہم ماسی عائشہ کے گھر سے رخصت ہوئے تو انگوری اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ صبح مقبول نے کس تیاری کی بات کی تھی۔ گاؤں کے چوراہے پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ 2-3 آدمی ڈھول بجا رہے تھے، کچھ ادھیڑ عمر آدمی کلندری رقص کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے نے سبز کرتا پہن رکھا تھا، اس کے سر پر ٹوپی بھی ہرے رنگ کی ہی تھی۔ 4-5 آدمیوں نے گہرے رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ایک جھنڈے پر گھوٹے سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، باقی جھنڈوں کے کناروں پر گھوٹا لگا ہوا تھا۔ بستی سے جو قافلہ روانہ ہوا اس میں میرے اور مقبول سمیت 20-22 افراد تھے، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ یہ قافلہ گلمرگ کے نوہ میں پیر بابا کی درگاہ پر جا رہا تھا۔ ہر چاند کی پہلی جمعرات کو پیر بابا کی درگاہ پر میلے کا سماں ہوتا ہے، اور آج پہلی جمعرات تھی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ہمیں گلمرگ مطلوب مقام تک پہنچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ پلاننگ بہت پہلے اور بہت سوچ سمجھ کر کی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہمارا قافلہ ڈول تاشے بجاتا گلمرگ شہر سے 1 میل دور اس وسیع العریض قبرستان میں پہنچ گیا جہاں پیر بابا کا مزار تھا۔ وہاں پہلے سے ہی بہت سے لوگ جمع تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہاں پولیس یا فوج کے آدمی بھی ہوں گے، مگر دور دور تک کوئی وردی والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ مزار پر بجلیوں کی روشنیوں کا انتظام نہیں تھا۔ جگہ جگہ پر زمین میں گڑی ہوئی لکڑیوں پر لالٹینیں جل رہی تھیں۔ اچھا خاصا رش تھا۔ قوالی کا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ لوگ جوک در جوک مزار پر دعا مانگنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ پیر بابا کی قبر جس حجرے میں تھی، اس کا دروازہ چھوٹا تھا۔ ایک آدمی مجھے دھکیلتا ہوا اس دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مقبول بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی مجھے دھکیلتا ہوا دروازے کے اندر لے گیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا اور چونک گیا۔ وہ کمانڈر رشید تھا۔ مزار کے اس حجرے کے اندر تاکچوں پر سرسوں کے تیل کے دیے جل رہے تھے اور اگربتیاں بھی سلگ رہی تھی۔ حجرے میں چراغوں اور اگربتیوں کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ کمانڈر رشید مجھے قبر کے سنگ مرمر کے تعویذ کے پاس لے آیا۔ اس نے نیچے جھک کر مختلف جگہوں پر قبر پہ لگے ہوئے سنگ مرمر کے ٹکڑوں کو مخصوص انداز میں دبایا
और फिर कब्र की तावीज़ को दोनों हाथों से एक तरफ धकेलने लगा। कब्र का तावीज़ संदूक के ढकने की तरह ऊपर उठा। उसके नीचे खला था जिसके अंदर सीढ़ियाँ थी। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया। मैं झुककर उस खला में उतर गया और ढकना बंद हो गया। नीचे कहीं मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैं मोहतात अंदाज में सीढ़ियाँ उतरता चला गया और फिर एक जगह पहुंचकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये बहुत वसीउल अरीज तहखाना था जिसमें इस वक्त कई पेटियां रखी हुई थी और उनके करीब ही कमांडर मुहिबुल्लाह, अब्दुल गनी और 3 आदमी और खड़े थे। उन सब के होंठों पर मुस्कुराहट थी। कमांडर मुहिब ने दोनों बाहें फैला दी और मैं दौड़कर उनसे लिपट गया। वो वसीउल अरीज तहखाना था और एक तरफ लकड़ी की बड़ी बड़ी कमोबेश 20 पेटियां रखी हुई थी जिनमें मुख्तलिफ किस्म का असला भरा हुआ था। इन पेटियों के पीछे लाइट मशीन गनें भी नजर आ रही थी। उन मशीन गनों को कंधों पर लाद कर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता था। उनके करीब ही 4 बजूका भी पड़े हुए थे। ये लांचर रूसी साख्त के थे। उनके करीब ही एक खुली हुई पेटी में 1 दर्जन राकेट रखे हुए थे। ये राकेट भी रूसी साख्त के थे और इस कैलिबर के थे जिस कैलिबर का लांचर थे। कई पेटियों में सब मशीन गनें थी। कम से कम 4 पेटियां एमुनेशन से भरी हुई थी। सब मशीन गनों की गोलियां खुली भी थीं और भरे हुए मैगजीन भी। एक पेटी में गोलियों से भरे हुए लाइट मशीन गनों की बेल्ट भी थी। ये तमाम असला मुझे कमांडर मुहिबुल्लाह ने दिखाया था और मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि ये सब का सब असला बिल्कुल नया था जिसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये असला मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौजियों से छीना गया है। कमांडर मुहिबुल्लाह की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि वो मेरे दिल की बात कैसे जान लेता था। और ये राकेट, उसने राकेटों की पेटी की तरफ इशारा करके बात जारी रखी। ये राकेट भारतीय फौजियों की एक लेफ्टिनेंट से खरीदे गए हैं। मैं उछल पड़ा। भारतीय फौजी हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। हमारी बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार रहे हैं। असले की तलाश के लिए वो हमारे घरों में छापे मारते हैं। हमें हर तरीके से निहत्था कर देना चाहते हैं ताकि हम उनसे मुकाबला ना कर सके। वो ये भी जानते हैं कि हमारे हाथों में किसी भी किस्म का असला उनकी मौत का पैगाम बन जाएगा। ऐसी सूरत में कोई भारतीय फौजी मुजाहिदीन के हाथ अपना असला कैसे फरोख्त कर सकता है। कमांडर मुहिबुल्लाह खामोशी से मेरी तकरीर सुनता रहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। हम एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं और वो मकसद है आज़ादी। इस अजीम मकसद के हसूल के लिए हमें अपनी जानों की भी परवाह नहीं, वो कह रहा था। लेकिन भारतीय फौजियों के पेश नज़र कोई मकसद नहीं है। वो एक बेमकसद जंग लड़ रहे हैं। वो तो सरकार के मुलाजिम हैं जिनके हाथों में बंदूकें थमा कर जंग में झोंक दिया गया है। वो हर महीने मिलने वाली पगार के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर हैं। अगर वो इनकार कर दे तो उन्हें फौज की नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो इसलिए लड़ने पर मजबूर हैं कि उन्हें अपनी जान बचानी है और जान बचाने के लिए वो जदीद तरीन असला बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, लेकिन जंग ना तो असले से लड़ी जाती है और ना ही नफरी किसी को फतह दिला सकती है। जंग तो जज्बे से लड़ी जाती है। जज्बा जो यहाँ होता है। उसने अपने सीने पर हाथ मारा। कोई मकसद होगा तो जज्बा भी पैदा होगा और जब कोई मकसद ही सामने नहीं होगा तो कैसा जज्बा। और नफरी की तादाद से क्या होता है। भारतीय सरकार ने 7 लाख फौज कश्मीर की इस जंग में झोंक रखी है, लेकिन अब तक क्या कर लिया उन्होंने। मजलूम और बेगुनाहों को बर्बरियत का निशाना बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। निहत्थे और पुरसकून लोगों की बस्तियों पर आग बरसाकर इन्हें खाकस्तर कर देने के अलावा क्या तीर मारा है। इन 7 लाख सुरमाओं ने क्या बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देने से, हस्ती बस्ती बस्तियों को उजाड़ देने और जलाकर राख कर देने से आज़ादी की ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कुचल दिया जाएगा। नहीं मेरे दोस्त। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैंने पहली मर्तबा उसे इस तरह बोलते देखा था। नहीं मेरे दोस्त। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। जज्बा कभी नहीं मरता और आज़ादी की किसी तहरीक को कभी नहीं कुचल सकता। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अफ़गानिस्तान को ही देख लो। अफ़गानियों ने दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से बोरिया बिस्तरा गोल करने पर मजबूर कर दिया और यह अफ़गानिस्तान में उनकी इबरतनाक शिकस्त का नतीजा था कि सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर गया। हमें वियतनाम और अल जज़ीरा को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने तवील अरसे तक अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ी और बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बोस्निया और चेचनिया की मिसालें भी हमारे सामने हैं।
آزادی کے متوالے بے سر و سامانی کی حالت میں طاقتور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نفری اور جدید ترین اسلحے سے کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ جیتنے کے لیے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے اور بھارتی فوجیوں میں یہ جذبہ مفقود ہے۔ وہ تو تنخواہ کے لیے بندوق اٹھانے پر مجبور ہے۔ اور تمہیں ایک اور بات بتا دوں، یہ قوم جو ہے نا صرف پیسے کو پوچھتی ہے، پیسہ ہی ان کا دین دھرم ہے۔ بڑی بے ضمیر قوم ہے یہ، اور یہ اسلحہ ہم نے ایسے ہی بھارتی فوجیوں سے خریدا ہے جنہیں اپنے قومی مفاد سے زیادہ اپنی ذاتی مفاد عزیز ہیں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور چند لمحے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، بھارتی سینا میں ایسے بہت سے سورما موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جب کشمیر میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس جائیں تو ان کی جیپیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوں۔ ان میں معمولی سپاہی سے لے کر بریگیڈیئر تک کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں، اور وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ پیسے کی لالچ میں جو اسلحہ وہ ہمارے ہاتھ فروخت کرتے ہیں وہی اسلحہ ان کے خلاف استعمال ہوگا اور وہ خود بھی مارے جائیں گے۔ جس لیفٹیننٹ نے ہمارے آدمی کے ہاتھ یہ راکٹ فروخت کیے ہیں، تیسرے ہی روز وہ ہندو لیفٹیننٹ پتن میں مجاہدین کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کمانڈر، میں نے جواب دیا۔ مقصد اور جذبہ ہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچائیں گی۔ میں بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ ڈھول اور تاشوں کا شور کی آواز میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ کمانڈر محب اللہ 2-3 قدم اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ میں بھی سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اوپر سے ڈھول اور تاشوں کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی، اور پھر وہ آواز دفتن بند ہو گئی اور چند سیکنڈ بعد 2 آدمی سیڑھیوں والے راستے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کے 5 منٹ بعد 2 آدمی اور اندر آئے تھے۔ اس وقت بھی ڈھول وغیرہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جب کسی کے اندر آنے کے لیے حجرے میں واقع قبر کا سنگ مرمر والا تعویذ دھکیلنے کی طرح اٹھایا جاتا ہے تو باہر کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اس تہخانے میں 14 آدمی جمع ہو گئے تھے۔ ان سب کے حلیے بڑے عجیب تھے، کئی روز کے بڑے ہوئے شیو، سر کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے۔ کپڑوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کئی روز سے جسم سے جدا نہیں ہوئے۔ ایک آدمی تو ایسا تھا کہ جس کے کرتے پر 2-4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان سب کے حلیے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ بھکاری ہوں، لیکن وہ بھکاری نہیں تھے، یہ تو کسی کروڑپتی سے بھی زیادہ دولت مند تھے۔ اس کے پاس تو جذبے کی بے پناہ دولت تھی، اس کے پاس حوصلے کی قوت تھی۔ یہ اس وادی کے امین تھے جس پر غاصبوں نے قبضہ جما رکھا تھا، اور یہ ان غاصبوں کو یہاں سے نکالنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ یہ تو ہیروز تھے، کشمیر کی مظلوم عوام کی امید کا مرکز تھے۔ مقبول اور حسین وصال پور سے میرے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ اس تہخانے میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پرہجوم کے ساتھ کلندریا رقص کرتے دیکھا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ بھی کچھ دیر میں یہاں نیچے پہنچنے والے تھے۔ میں تہخانے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس تہخانے میں انسانی کوششوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس تہخانے کے معرض وجود میں آنے میں بھی پانی کا ہی کمال تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں اونچے پہاڑوں سے آنے والا پانی اس جگہ کوئی راستہ پا کر زمین کے اندر داخل ہو گیا ہو، اور پھر اندر ہی اندر ان چٹانوں کو کسی طرح کاٹتا رہا ہو۔ یہاں زیر زمین غار بن گئے تھے۔ یہ عمل بھی صدیوں بعد پائے تکمیل کو پہنچا ہوگا۔ دیواریں ناہموار اور کٹی پٹی تھی، کئی جگہوں پر تنگ سی دراڑیں نظر آ رہی تھی، فرش بھی ناہموار اور اونچا نیچا تھا۔ قبرستان کے نیچے یہ تہخانہ جیسا بھی تھا، مجاہدین کے لیے بہترین پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔